तो ये इतना नोट डाउन हो गया, हेडले सेल, ट्रेड विंड्स और एंटी ट्रेड विंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। ये रब करके, अच्छा एक चीज तो आपने ये तो देख लिया कि ट्रेड विंड्स हैं, लेकिन आपने एक चीज तो यहाँ पर और नोट डाउन कर लीजिए कि जैसे ये मैंने आपको बताया था कुछ वर्ड्स जैसे डाइवर्जेंस, कन्वेंशन, कन्वेक्शन, सब्सिडेंस, तो उनको भी लिख लीजिए। तो जैसे एक टर्म आता है इसमें एडवेक्शन का, जब हम लोग साइकिल पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक टर्म आएगा एडवेक्शन, कि ये होता क्या है। तो एडवेक्शन और कुछ नहीं है, लिखिएगा सरफेस विंड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। यानी कि जो ट्रेड विंड है ना वो एक तरह से एडवेक्शन है, यानी एडवेक्शन ऑफ एयर। जब भी हवा फ्लो करेगी तो हमेशा क्या करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगी। तो जब भी एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर कहाँ पर, सरफेस, अर्थ सरफेस पर जब वो हवा फ्लो कर रही होगी तो उसको कहा जाता है एडवेक्शन ऑफ द एयर। क्या कहा जाता है, एडवेक्शन ऑफ द एयर। एक टर्म आता है, उसी साइकिल जब भी पढ़ेंगे तो भाई आप क्या पढ़ते हो, यहाँ से हवा ऊपर उठी, इधर गई, फिर यहाँ नीचे आई, फिर यहाँ गई। तो ये जो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव किया ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसी मूवमेंट को एडवेक्शन कहा जाएगा, और कोई नई चीज़ नहीं है। ये बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि इस टर्म का यूज करके आपसे ट्रू एंड फॉल्स या असर्शन रीजन पूछ ले। तो जब आप उस टर्म को जानते रहोगे तभी तो आप उसका ट्रू एंड फॉल्स या असर्शन रीजन का आंसर दे पाओगे ना। तो ये टर्म भी जानना हमें जरूरी है। अगला है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, क्या होगा बताइए, अपर मूवमेंट, अपर मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम सरफेस टू ट्रोपोपॉज। यानी कि हवा जो ये जो एयर ऊपर उठ रही है ना गर्म होके, इसी को कहा जाएगा कन्वेक्शन। और हम तो पढ़े, हम लोग तो बचपन से पढ़ा है कि लिक्विड और गैस में हीट का ट्रांसफर कन्वेक्शन प्रोसेस से होता है। ये तो हमने हीट ट्रांसफर स्टार्टिंग में पढ़ा ही था, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो हमेशा लिक्विड और गैस में हीट का जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है वो कैसे होता है, कन्वेक्शन। तो जब भी नीचे की एयर गर्म होगा वो ऊपर उठेगा, तो ये क्या है प्रोसेस, कन्वेक्शन। तो ये तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ते आए हैं। एक और यहाँ पर टर्म आता है, वो आता है सब्सिडेंस। तो ये तो नाम से ही जाहिर हो रहा है सब्सिडेंस क्या है, और कई बार बताया भी हूँ। तो लिखिएगा सब्सिडेंस, लिखिएगा एयर फ्रॉम ट्रोपोपॉज टू सरफेस। ट्रोपोपॉज से हवा जब नीचे आएगी तो उसको हम लोग कहेंगे सब्सिडेंस। जैसे ये वाला, ये जो एयर आ रही है ना ट्रोपोपॉज से नीचे, तो ये प्रोसेस है सब्सिडेंस का। क्या है, सब्सिडेंस का। और एक होता है डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस क्या है, ये ट्रोपोपॉज में हवा जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी तो इसको कहेंगे डाइवर्जेंस। ये भी मैं आपको साइकिल में लिखवा ही चुका हूँ, जब मैं आपको साइकिल बताया था, कौन सा, हेडले साइकिल, तो वहाँ मैंने आपको ये लिखवाया होगा। सब्सिडेंस हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है, और
डाइवर्जेंस हो रहा है। वो सब मैंने आपको लिखवा रखा है कहाँ, हेडलेस सेल जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया होगा तो वहीं पर मैंने एक्युमुलेशन ऑफ एयर, फिर डाइवर्जेंस ऑफ एयर, सब ये सब आपको बाकायदे लिखवाया हूँ। ठीक है, तो लिख लीजिए डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस का मतलब ये हुआ कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा भाग गई, लेकिन कहाँ पर, इन ट्रोपोपॉज। तो एयर फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इन ट्रोपोपॉज। तो डाइवर्जेंस यहाँ तो मैंने ये लिख दिया, लेकिन डाइवर्जेंस का मतलब ये हमेशा ये नहीं होता है, ये हमेशा नहीं होता है। क्या, हम अलग अलग और संदर्भ, जैसे कि आपको अपना डायरेक्शन में तो भी आप डाइवर्जन लिख लेते हो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर के लिए जो मैंने इसीलिए इसको ब्रैकेट में वो कर दिया है बॉक्स में, क्योंकि ये समझिए कि सिर्फ यहाँ के लिए ये है डाइवर्जेंस वर्ड, बाकी डाइवर्जेंस का मीनिंग अलग और भी होता है। ठीक, यहाँ तक लिख लिया। अब नेक्स्ट लिखिए। तो अगर आपने इसका लिख लिया तो फिर आप पोलर सेल का भी लिख लोगे। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं कोई दिक्कत होगी समझने की। पोलर सेल का भी क्या है, कंटिन्यूअस सर्कुलर एयर फ्लो बिटवीन 60 डिग्री टू 90 डिग्री, सॉरी 70 डिग्री, 70 डिग्री टू 90 डिग्री। क्या, 70 डिग्री टू 90 डिग्री को हम लोग कहेंगे पोलर सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसी में आता है पोलर विंड्स। पोलर विंड्स का लिखिए, सरफेस एयर फ्लो फ्रॉम पोलर जोन 90 डिग्री। पोलर जोन आप ऐसे लिख लीजिए, 80 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में पोलर जोन होता है। पोलर जोन टू सब पोलर जोन, और सब पोलर जोन हमें पता है कितना होता है, 60 टू 70। सब पोलर जोन को हम कितना मानते हैं, 60 डिग्री टू 70 डिग्री। ठीक है, ये हो गए पोलर विंड्स। तो इसी का फिर एक और क्या आएगा, एंटी पोलर विंड्स भी आएंगे। तो लिख लीजिए एंटी पोलर विंड्स। एंटी पोलर विंड्स वही हो गया, अपर एयर सर्कुलेशन फ्रॉम, ये क्या होगा, उल्टा, सब पोलर टू पोलर हाई, सब पोलर टू, या वहाँ तो लो हो जाएगा ना, ट्रोपोपॉज पर लो हो जाएगा ना, टू पोलर, ऐसे इन ट्रोपोपॉज, ऐसे लिखिए इन ट्रोपोपॉज, ये सही सेंटेंस बन गया। सब पोलर का मतलब क्या हो गया, 60 टू 70 डिग्री, और पोलर का मतलब हो गया 80 टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये है एंटी पोलर। तो यानी जो सरफेस पर है उसका नाम याद रखिए, उसके ट्रोपोपॉज पर जो है उसमें एंटी लगा दीजिए। सिंपल सा लॉजिक है। और इसी तरह से फिर आपका क्या बन जाएगा, इसी तरह आपका बन जाएगा क्या, फेरल सेल। तो अगला लिख लीजिए फेरल सेल। तो ये भी क्या है, दिस इज कॉन्टिन्यूअस सर्कुलर फ्लो ऑफ एयर
between subtropical high to subpolar low is called Ferrel cell। याद रहेगा। और इसमें जो एयर सर्कुलेशन है उसका नाम क्या है? वेस्टरलीज। क्या नाम है? वेस्टरलीज। तो वेस्टरलीज क्या है? बहुत सिंपल सा, हमने देख ही रखा है कि ये जो है क्या लिखेंगे? सरफेस एयर फ्लो ऑफ फेरल सेल फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई टू सब पोलर लो। यानी कि सब ट्रॉपिकल हाई क्या है? 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, और ये है 60 से 70 के बीच में। और फिर एंटी वेस्टर्लीज तो वही अपर एयर सर्कुलेशन, इतना आपको पता ही है। साथ में फिर आपको ये भी पता है कि यहाँ पर वेस्टर्लीज टेम्परेचर इन्वर्जन वगैरह यहाँ पर होता है, एयर फ्रंट्स बनता है। फिर वेलोसिटी के बारे में आपको बता दिया कि अगर आपसे कभी पूछे कि पोलर विंड, वेस्टर्लीज और ट्रेड विंड में सबसे स्लो या सबसे वीक जो एयर फ्लो है वो एयर फ्लो है वेस्टर्लीज। इन तीनों में सबसे वीक वेस्टर्लीज है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे स्ट्रॉन्ग, आपसे पूछ दे कि पोलर में और ट्रेड में और वेस्टर्लीज में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, तो उसमें आपको ध्यान रखना कि वीक में तो वेस्टर्लीज को सबसे पहले डाल दीजिए। अब स्ट्रॉन्ग की जब बात आएगी पोलर और ट्रेड विंड में, पोलर और ट्रेड विंड में जब स्ट्रॉन्ग की बात आएगी तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि उस वक्त उस हेमिस्फेयर में क्या है, समर है कि विंटर है। अगर समर है तो ट्रेड विंड विल बी स्ट्रॉन्गर देन द पोलर विंड। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जैसे अभी हम लोग ठंड के मौसम में थे इंडिया में, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड थी, तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड रही होगी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पोलर विंड विल बी मोर स्ट्रॉन्गर देन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ट्रेड विंड। और जब अब हम लोग समर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जब हम समर में आ जाएंगे और हमारे यहाँ 21 जून का जो डेट होगा जब सन बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगा, तो उस वक्त क्या होगा? इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द ट्रेड विंड्स विल बी हैव मोर वेलोसिटी या विल हैव मोर इम्पैक्ट देन पोलर विंड्स। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसका अपोजिट साउदर्न में हो जाएगा। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी गर्मी है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर, और पोलर विंड्स क्या हो रही हैं, गर्मी में पोलर विंड्स कमजोर यानी कि ट्रेड विंड्स मजबूत हो रही हैं, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? पोलर विंड्स मजबूत हो जाएंगे। तो हमेशा एक दूसरे का अपोजिट चलता रहता है। पर वेस्टर्लीज का हमेशा ध्यान रखिए कि वेस्टर्लीज हमेशा कमजोर विंड्स, स्लो विंड्स रहेंगी, वो कभी भी इन दोनों के मुकाबले नहीं आ सकती। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हमारे पास साइंटिस्टों ने ये सब जब पता लगा लिया, सब कुछ कर लिया, तब उनके दिमाग में एक बात और आई। क्या आई? उन्होंने देखा कि यार हम लोगों ने जो ये डायरेक्शन बनाए हैं विंड्स के, ये तो क्या हैं? स्ट्रेट विंड्स हैं। एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड क्या है? बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं। लेकिन विंड्स तो कभी भी सीधी डायरेक्शन फ्लो करती ही नहीं है। सीधी डायरेक्शन तो कौन फ्लो करता है? रेज, सन रेज फ्लो करती हैं या लाइट रेज फॉलो करती हैं। विंड तो कभी भी सीधी डायरेक्शन फ्लो करती ही नहीं है। भाई हमने जो थ्योरेटिकली सब कुछ पढ़ा देखा तो हमने तो ये थ्योरेटिकल बना लिया
लेकिन जब हम फील्ड में गए प्रैक्टिकल करने, तो प्रैक्टिकल करने पर पता चला कि अरे ये जो विंड्स हैं, ये विंड्स तो सीधी फ्लो हो ही नहीं रही हैं, ये क्या कर रही हैं, ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रही हैं। कैसे? तो देखा गया कि जो ये विंड हम ऐसे सीधी बना रखे हैं, ये वाकई में जब फ्लो कर रही हैं तो ऐसे जा रही हैं। ये विंड जो सीधी हमने बना रखी है, ये विंड जब फ्लो कर रही हैं तो ऐसे यहाँ से ऐसे जाकर यूं हो जा रही हैं, कर्व पाथ फॉलो कर रही हैं। यानी कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही हैं, ये यूं फॉलो हो रही हैं। इस तरह से हर विंड अपना क्या कर रही है, अपने आप को कर्व फॉलो में जा रही है। तो ये तो ट्रेड विंड है। फिर कहे केवल ट्रेड विंड नहीं, जो दूसरी विंड्स हैं, जैसे कौन सी, जैसे ये हैं, तो ये विंड्स भी यानी वेस्टर्लीज भी क्या हैं, ये ऐसे सीधी न जाकर ये वाला पाथ फॉलो कर ले रही है। ये वेस्टर्लीज ऐसे पाथ फॉलो कर रही है, यानी कि सब की सब क्या हो जा रही हैं, ऐसे घूम जा रही हैं। ये वाली भी ऐसे जाकर यूं हो जा रही हैं। सब की सब अपना क्या कर रही हैं, एक टर्न ले रही हैं। तो भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये विंड्स टर्न क्यों ले रही हैं? अब यहाँ पर साइंटिस्ट सोचने लगे। तो अब हम लोग को यही पढ़ना है कि ये विंड्स सीधी न फ्लो होकर टर्न क्यों ले रही हैं। तो जब इसको पढ़ते हैं तो अब आते हैं नेक्स्ट अपने कंसेप्ट पे, जिसका नाम है कोरियोलिस डिफ्लेक्शन। तो अब हम लोग शुरू करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है कोरियोलिस डिफ्लेक्शन। तो ये रब करते हैं और कोरियोलिस डिफ्लेक्शन को पहले समझते हैं। ठीक है, चलिए।